नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। एक वक्त दुनिया में छात्र राजनीति का हल्ला था। छात्रों और युवाओं ने वैश्विक पैमाने पर हड़कंप पैदा किया था। आज आबादी के अनुपात में नौजवानों की तादाद गजब है, लेकिन छात्र युवा राजनीति पेंदे पर है। उस नाते भारत में जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय की घटनाओं से छात्र राजनीति में जो बुलबुला आया है वह दिलचस्प है। राष्ट्रीय मीडिया ने इन बुलबुलों में क्रांति की आहट बूझी है। इसके कई मतलब है। भारत में नौजवान वोट आज निर्णायक है। नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल, नौजवान समर्थन से ही इनका जलवा बना। पर इस नौजवान की बुनावट आकांक्षी प्रवृत्ति वाली है, मतलब उसे आज के वक्त की भूख है। आज के नौजवान की पहचान नौकरी, छोकरी, पैसा और भोगवादी ललक है। इसलिए छात्र राजनीति और युवा विद्रोह का वह जलजला नहीं बन सकता जो 60-70 के दशक में दुनिया में आया था। फिर तथ्य है कि भारत में छात्र युवा राजनीति में दक्षिण पंथ हावी है। लेफ्ट जनवादी संगठन हल्ला बोल की मुखरता भले लिए हुए हो, लेकिन आरएसएस के एबीवीपी का कॉलेज कैंपस में अधिक बोलबाला है। तभी हैरानी है जो छात्र राजनीति के फ्रिंज लेफ्ट अंबेडकर संगठनों ने मीडिया में अधिक जगह पाई। भाजपा का युवा मोर्चा, संघ का विद्यार्थी परिषद संगठन बहस आंदोलन में हावी नहीं हुआ। यह शायद छात्र युवाओं की अराजनीतिक मनोदशा का संकेत है। भारत के छात्र नौजवान जेएनयू की चरमपंथी हवा वाले नहीं हैं। छात्र और युवा राजनीति की मुख्य धारा का मिजाज अलग है। सवाल है, कैंपस से राजनीति निकले या पार्टियां कैंपस में राजनीति कराए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। ऐवान बाला में नामजद जमरे की 2 सीटें खाली हो गई हैं। गुज़िश्ता सरमाई इजलास में ही एचके दुआ और अशोक शेखर गांगुली को विदाई दे दी गई थी। 5 और अरकान 21 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। इस तरह हुकूमत को कुल 7 नए अरकान को नामजद करना है। इन 7 सीटों के लिए सिनेमा, खेल, कारोबार, सहाफत और अदब के शोबे से कई लोगों की लॉबिंग शुरू हो गई है। 7 सीटों में से एक सीट जावेद अख्तर की है। बताया जा रहा है कि अदाकार सलमान के वालिद सलीम खान को ये सीट मिल सकती है। पद्म अवार्ड के वक्त हुए तनाजे के बाद कहा जाता है कि पार्टी की आला क़यादत ने उन्हें एक सीट का वादा किया है, लेकिन इसी सीट के लिए अनुपम खैर की दावेदारी भी बताई जा रही है। जिस तरह खुले तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफदारी की है, उससे उनका इम्कान बढ़ा है, लेकिन उनकी अहलिया किरण खेर के रुकने पार्लियामेंट होने से उन्हें मुश्किल हो रही है। ऐसे ही हेमा मालिनी के बायस उनके शौहर धर्मेंद्र भी रेस से बाहर हुए हैं। एचके दुआ की सीट के लिए कई सहाफी कोशिश में लगे हैं। बताया जा रहा है कि जी मीडिया ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्र के लिए आरएसएस की जानिब से कोशिश की जा रही है। उनके अलावा स्वपन दास गुप्ता और रजत शर्मा भी दावेदार बताए जा रहे हैं। अकादमिक कोटे से संघ की ओर से राकेश सिन्हा का नाम देने की बहस है। बाखबर जराये का कहना है कि रियासतों के इंतखाब के बाद ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बारे में फैसला करेंगे। मरकजी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामानी मुंतजमीन को बजट सेशन के दूसरे हिस्से में कोई खास कामकाज होने की उम्मीद नहीं है। 25 अप्रैल से जब ऐवान के बजट सेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा, उस वक्त तक 5 रियासतों में इंतखाब का अमल उरूज पर होगा। जुनूब की तीनों रियासतों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 16 मई को वोटिंग होनी है। मगरबी बंगाल के इंतखाब के भी 3 मरहले बाकी रहेंगे। ऐसे में हुकूमत को नहीं लगता कि ऐवान में कोई कानून साजी का कामकाज हो पाएगा। तभी कहा जा रहा है कि हुकूमत पहले मरहले के बचे हुए दिनों में ही कुछ जरूरी कानून साजी का कामकाज निपटाना चाहती है। आधार नंबर को कानूनी हैसियत दिलाने के लिए पेश किए गए बिल को पास कराना है। इसके अलावा हुकूमत ने पहले मरहले के लिए 1 दर्जन बिलों की फहरिस्त तैयार की है। जिस बिल पर कोई तनाजा नहीं है, उसे पहले ही मरहले में पास कराना है और बजट से जुड़े कामकाज ही दूसरे सेशन के लिए रखने हैं। हुकूमत के पार्लियामानी मुंतजमीन को उम्मीद है कि जीएसटी बिल छोड़कर बाकी सब पर इत्तेफाक़ राय बन सकता है। कांग्रेस ने खुद ही पहल करके कहा है कि रियल एस्टेट बिल हुकूमत जल्द से जल्द पास कराए। हालांकि इसमें कांग्रेस पार्टी कुछ तरमीम चाहती है, जिसके लिए हुकूमत तैयार नहीं है। फिर भी 2-3 बिलों को छोड़कर बाकी पास कराए जा सकते हैं। बचे हुए कामकाजी दिन काफी अहम होंगे। मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी मसाइल स्मृति ईरानी को लेकर पहले दिन से कयास आराइयां चल रही हैं। जब से वो वजीर बनी तब से कहा जा रहा है कि उनका महकमा बदला जा सकता है,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन पार्टियां उनको निशाना बनाकर उनकी कुर्सी और पक्की कर रही हैं। उनके करीबी जराये का कहना है कि अपोजिशन ने उनको लेकर जितने तनाजे खड़े किए हैं उससे तय हो गया है कि वो इसी ओहदे पर रहेंगी या उनकी तरक्की होगी। स्मृति ईरानी की डिग्री से लेकर उनके नजूमी के पास जाने तक और उनकी गाड़ी के एक्सीडेंट को लेकर तनाजा हुआ है, लेकिन असल तनाजा तालीम के भगवाकरण और तालीमी इदारों में हुकूमत के मुबैना तौर पर बढ़ते दखल का है। इसके अलावा अपोजिशन ने ये इल्जाम भी लगाना शुरू कर दिया है कि स्मृति ईरानी आरएसएस की तलबा इकाई एबीवीपी की प्रमोटर बन गई है। बाद वाले तीनों तनाजों से उनकी ताकत बढ़ी है। संघ से मुंसलिक कई रहनुमा मान रहे हैं कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में 6 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में हो गया है। 2 साल के अंदर एबीवीपी मुल्क की हर यूनिवर्सिटी में एक ताकत बन गई है। बाकी तमाम तलबा तंजीमें उससे लड़ रही हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तनाजे से स्मृति ईरानी को फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल इंतखाब होने वाले हैं। उससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन की सदर ऋचा सिंह ने भगवाकरण को लेकर जो तनाजा खड़ा किया है उससे बीजेपी रहनुमाओं को फायदा नजर आ रहा है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया के खुतबे पर आज ऐवान बाला में शुक्रिया खिताब पेश किया। वजीर आजम मोदी ने ऐवान को सही तरीके से चलाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वफ़ाए सवाल बजाते खुद अरकान की अपनी जायदाद की तरह है। अहम मौज़ूआत पर हुकूमत को कटघरे में खड़ा करना जैसी कई बातों के लिए सबसे ताकतवर वक्त है। मोदी ने कहा कि वफ़ाए सवाल हुकूमत को बेदार रखने के लिए अहम है, यही जमहूरियत की ताकत है। मोदी ने कहा कि ऐवान चलने की वजह से सबको बोलने का वक्त मिला। हुकूमत पॉलिसियों की बुनियाद पर हमने इख्तिदार की मरकजियत की सिमत में अहम कदम उठाए। हमें क्वांटम जंप की जानिब जाना जरूरी है। मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मफाहमत जरूरी है। मोदी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को मौत की तरह वरदान मिला है। जिस तरह मौत को कभी बदनामी नहीं मिलती उसी तरह कांग्रेस को भी कभी बदनामी नहीं मिलती। मोदी ने कहा कि गुड गवर्नेंस की पहली शर्त शफाफियत है। हमने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 में स्किल डेवलपमेंट पर अलग वजारत बनाई गई। 1.5 साल में ITI में 30% इजाफा हुआ। मोदी ने कहा कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक काम करते हैं और दूसरे क्रेडिट लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अगर काम किया होता तो हमें जन धन लाने की जरूरत नहीं होती। दिल्ली में यमुना के किनारे 11 से 13 मार्च तक होने वाले श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के इनेकाद पर NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मशरूत मंजूरी दे दी है। NGT ने कहा है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले आर्ट ऑफ लिविंग इदारे को फायर ब्रिगेड महकमे से मंजूरी लेनी होगी और प्रोग्राम के मकाम के ढांचे के इस्तेहकाम को यकीनी बनाना होगा। NGT ने आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि DDA पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के यमुना बैंक के करीब 1000 एकड़ एरिया को आरजी गाँव के तौर पर तैयार किया गया है, जहां आर्ट ऑफ लिविंग का 3 दिन का वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल होना है। इस फेस्टिवल में योगा, मेडिटेशन और अमन की दुआओं के साथ सकाफती प्रोग्राम होने हैं। मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली के जरिए दायर हद के इज्जत अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 रहनुमाओं को सम्मन जारी करते हुए 7 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इस मामले में अरुण जेटली का इल्जाम है कि आप रहनुमाओं ने DDCA तनाजे को लेकर उनके और उनके खानदान के खिलाफ हतक आमेज बयान दिए। जेटली ने अपनी शिकायत के हक में 5 गवाह पेश किए, जिनमें DDCA के हुक्काम, वकील और एक सीनियर सहाफी का नाम शामिल है। गौरतलब है कि इस मामले में अगर अरुण जेटली जुर्म साबित कर देते हैं तो आप रहनुमाओं को 2 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रिगेड रहनुमा और गोरखपुर पार्लियामानी हलके के रुकन पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर पर जमकर भड़ास निकाली। योगी ने अनुपम खेर को असल जिंदगी का विलन बताया है। उन्होंने कहा कि अनुपम खेर ने साबित कर दिया कि वो रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी विलन है। दरअसल पिछले हफ्ते कोलकाता में मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान अनुपम खेर ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जैसे रहनुमाओं को बीजेपी से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और जेल में बंद कर देना चाहिए। अनुपम खेर के इस बयान के बाद से ही योगी आदित्यनाथ काफी नाराज थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नौजवान आबादी में उफान के साथ शिक्षा संस्थाओं में भी उफान है। इसमें छात्र नौजवानों का कैरियर पर फोकस है। ऐसे में छात्र संगठनों का रोल क्या बनता है, यह भी ध्यान रहे कि मतदान की 18 साल की उम्र से छात्रों की राजनीति में अहमियत अपने आप है। तभी छात्र युवाओं पर राजनीतिक दलों का फोकस करना स्वाभाविक है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
दिनों मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। एक जमाना था जब यूनिवर्सिटी अहाते में तालिबे इल्म सियासत में उबाल आता था तो तलबा सीनियर रहनुमा और पार्टियों की जानिब देखते थे। आज उल्टा हो रहा है। आज मुल्क के सीनियर सियासतदान और पार्टियां तलबा की जानिब देख रही हैं। शायद ही किसी को याद होगा कि 1974-75 में जब गुजरात और फिर बिहार में तलबा तहरीक चली तो उसकी क़यादत किस तालिबे इल्म के हाथ में थी। सब लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि बुजुर्ग जयप्रकाश नारायण ने उस तहरीक की क़यादत की थी। आज सीनियर रहनुमा हाशिए पर हैं और आवाम की जुबान पर रोहित वेमुला, कन्हैया कुमार और ऋचा सिंह का नाम है। मुल्क की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी को हिंदुस्तान की जमहूरियत कन्हैया कुमार के कंधों के भरोसे महफूज नजर आ रही है। सीताराम येचुरी और राहुल गांधी जैसे रहनुमा कन्हैया के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की पहली खातून सदर ऋचा सिंह में बीजेपी मुखालिफ पार्टियों को अपना रहनुमा दिख रहा है। 8 पार्टियों ने उनकी हिमायत में तजवीज पास की है और रियासत की SP हुकूमत उनको बहादुरी का अवार्ड दे रही है। इसी तरह हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने की लड़ाई दिल्ली में छिड़ी है और बड़ी बड़ी पार्टियों के रहनुमा रोहित की मां और उसके भाई को आगे करके सियासत कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सियासत और तलबा सियासत दोनों का गैर मामूली मुकाम है। इसमें रोशनी की किरण है तो अंधेरा भी है। रोशनी की किरण ये मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस से रहनुमाओं की नई खेप हिंदुस्तान को मिलेगी। अरुण जेटली से लेकर सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद यादव, प्रकाश करात, अजय माकन वगैरह रहनुमा तलबा सियासत से निकले हैं। लेकिन अंधेरा ये है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस सियासत का अड्डा बनते जा रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटी में तालीम होती थी और सियासत पार्ट टाइम काम होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में सियासत फुल टाइम काम होता जा रहा है। ये सिर्फ JNU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, जिन्हें सियासी तौर पर पहले से भी हलचल वाला माना जाता था। IIT अहातों में जात, मजहब और इलाके के नाम पर तंजीमें बन रही हैं और अपने फायदे में बड़ी बड़ी पार्टियां इन तंजीमों की सरपरस्ती कर रही हैं और उनके मसाइल उठाकर ऐवान में बहस कर रही है। याद नहीं आ रहा कि गुज़िश्ता कितने वक्त से ऐवान में तालीमी इदारों के मेयार, उनकी रिसर्च की सतह वगैरह के बारे में बहस हुई है, लेकिन वहाँ की सियासत को लेकर आए दिन बहस हो रही है। ये सही है कि इस वक्त मुल्क में नौजवान आबादी सबसे ज्यादा है। मुल्क का नौजवान बेचैन भी है और गुस्से में भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासी पार्टियां इस बेचैनी की गलत तशरीह कर रही हैं। हालांकि 4 साल पहले उन्होंने देखा कि अन्ना हजारे की क़यादत में किस तरह से नौजवान बदउनवानी की मुखालफत में उतरे थे। तब जात, मजहब या इलाके की कोई पाबंदी नहीं थी। उस तहरीक की कामयाबी की अलामत अरविंद केजरीवाल है। नौजवान ताकत के ऐसे किसी मुस्बत इस्तेमाल की बजाय पार्टियां उन्हें जात, मजहब और इलाके में बांट रही हैं और उससे नरेंद्र मोदी का इख्तिदार पलट देने की गलत फहमी पाले हुए हैं। ये गलत फहमी भी मीडिया में उठे बुलबुले के बाइस है। यूनिवर्सिटी कैंपस या आम तलबा की सोच का अंदाजा पार्टियों को नहीं है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद छात्र राजनीति पर चर्चा करेंगे। छात्र बनाम राजनीति का मसला उलझा हुआ है। हकीकत है कि दुनिया में जितने भी नामी शैक्षिक संस्थान हैं, उसमें छात्र संघ राजनीति की वह बुनावट नहीं है जैसे अभी JNU में देखी गई। सामाजिक हो या मानविकी, सभी में रिसर्च, गंभीर अध्ययन, अध्यापन का मसला होता है। उस नाते अकादमी संस्थाओं में छात्र राजनीति का क्या स्वरूप हो, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, आपका छात्र राजनीति का भी अपने वक्त में अनुभव रहा है। तब की छात्र राजनीति और आज की छात्र राजनीति में क्या आपको ये नहीं लगता है कि बुनियादी तौर पर नौजवान आबादी ज्यादा एपॉलिटिकल आज है, राजनीति से ज्यादा नाता नहीं है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखिए कि 1990 के दशक से पहले की जो छात्र राजनीति थी, या अगर कहें कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन तक की जो छात्र राजनीति थी, वो उस समय की जो परिस्थितियां थी जिसमें बेरोजगारी, नौजवान बहुत हताश था, डिग्री फाड़ दो, ये कर दो, और उसमें से एक छात्र आंदोलन निकला और कई आंदोलन निकले, गुजरात में निकला, बिहार में निकला। लेकिन क्या हुआ, चलते चलते जब एक जातिगत आंदोलन हुआ इस देश में मंडल कमीशन पर, उसके बाद से छात्र आंदोलन का रुख ही बदल गया है और खास तौर से छात्र आंदोलनों को जातिगत आंदोलन के तौर पर भड़काने की या उकसाने की कोशिशें हुई। लेकिन इसमें एक और बड़ी खास बात हुई कि 1990 के दशक के बाद जब उदारीकरण की
नीति देश ने अपनाई तो देश का युवा वर्ग छात्र जो है वो करियर कॉन्शियस हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि 90 के दशक से लेकर बाद तक अगर कोई छात्र आंदोलन हुआ है या युवा आंदोलन हुआ है तो जातिगत आंदोलन तो हुआ है, लेकिन आर्थिक नीतियों पर, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए नहीं, लेकिन 2000 नहीं, लेकिन जंतर मंतर वाला 2012 को भ्रष्टाचार के खिलाफ में तो छात्र नौजवानों की सहमति थी उसमें। देखिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, उसको मैं छात्र आंदोलन नहीं मानता हूँ। वो अन्ना हजारे ने पूरी व्यवस्था के खिलाफ था और उसका दायरा बड़ा था और उसका नेतृत्व छात्र आंदोलन नहीं था, छात्रों का आंदोलन नहीं था। लेकिन अभी पिछले जो दिनों में जो 2 घटनाएं हुई हैं हैदराबाद में और जेएनयू में, ये भी छात्र आंदोलन को जाति के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जब से देश में उदारीकरण की एक लहर आई है, देश का युवा विद्यार्थी खास तौर पर एक करियर कॉन्शियस हो गया है। वो पढ़ना चाहता है, वो ये देखना चाहता है। आप देखिए कोचिंग क्लासेस में आपको भीड़ उमड़ी हुई दिख रही है। तो छात्र आज किसी भी तरह के आंदोलन के पक्ष में दिखता नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें फिर यह सवाल है कि भले न दिखता हो, लेकिन जितना बड़ा इनका हल्ला हुआ जेएनयू के, और खास तौर पे ये कि ये आप मानेंगे या नहीं कि ये जो संगठन है, भले अंबेडकर छात्र संगठन हो या लेफ्टिस्ट आइसा और ये संगठन हो, ये प्रतिनिधि नहीं, ज्यादा तो मेरे ख्याल से बाकी राइटिस्ट जो छात्र संगठन है उनका ज्यादा दबदबा कैंपस में है या नहीं है? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि आज देश में न तो कोई छात्र आंदोलन है और ना ही कोई मजदूर आंदोलन है, क्योंकि ये जो उदारीकरण की आर्थिक नीतियों उसने पूरी तरह से युवा वर्ग को करियर कॉन्शियस बना दिया है। और मेरे विचार से कोई आइडियोलॉजिकल छात्र आंदोलन इस देश में नहीं चल सकता। नहीं तो उस नाते लेकिन अगर जाति के आधार पर आंदोलन करने की कोशिश की जाती है, जो हो भी रही है, उसमें थोड़े समय के लिए तो जरूर छात्र उसमें जूझ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई जातिगत छात्र आंदोलन या नीतिगत छात्र आंदोलन नहीं, वैचारिक तौर पर नहीं जुड़ता। हो लगता है कि लेफ्ट में जो एक तरह से कन्हैया को लेकर ये कहा माना गया कि नहीं, कन्हैया का भाषण या ये उसमें लेफ्ट या जनवादी नीतियों को लेकर एक गुबार या लेफ्ट वाले इतने उत्साहित हो रहे हैं। तो देखिए उसका एक कारण यह है व्यास जी कि लेफ्ट का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो बेस है, जिस तरह से वो समाप्त हो रहा है, उसके चलते वो बहुत परेशान रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि क्या अगर किसी तरह से छात्र आंदोलन के माध्यम से वो लेफ्ट का फिर से रिवाइवल हो सकता हो तो करने की कोशिश है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। आप देखेंगे नहीं, लेकिन इसमें इसकी प्रतिक्रिया में क्या नेशनलिस्ट छात्र, मतलब उसके वो छात्रों में और नौजवान में धारा बन सकती है? नहीं, मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी जेएनयू में हुआ है या हैदराबाद में हुआ है, प्रतिक्रिया में बीजेपी अगर कुछ करे, एबीवीपी कुछ करे, या एबीवीपी इसलिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि छात्रों का की दिलचस्पी नहीं है इस मामले में? मेरा मानना है कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आप देखेंगे कि 1 महीने बाद लोग भूल जाएंगे कि ऐसा कोई आंदोलन जेएनयू में हुआ था। अब जहां तक ये है कि वो इसमें एक नया एलिमेंट उभरा है। वो एलिमेंट ये है कि क्या देश में देशद्रोही नारे लगाना और देशद्रोह की बात को फैशन बना के चलना, ये अगर एक नए ढंग से छात्र आंदोलन इसमें से निकालने की कोशिश की जाएगी तो स्वाभाविक है कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनकी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई दलों ने इस बात को एहसास किया है कि देश विरोधी नारों के पक्ष में खड़ा होना ये इस समय देश की मुख्य धारा के विरोध जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसमें भी ये देखने में आ रहा है कि चाहे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसके भाषणों को और बढ़ चढ़ कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देश का जो युवा वर्ग है, देश का जो छात्र है, वो किसी प्रकार के राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कभी भी उसके आंदोलन में शामिल नहीं होगा। नहीं, आंदोलन नहीं, मेरा ये कहना है कि प्रतिक्रिया में क्या जवाबी संगठन जो दूसरे संगठन है वो अपना आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? वो इस माहौल को इसके विपरीत माहौल बनाने में समर्थ है क्या? नहीं, उन्होंने तो ऑलरेडी उसके खिलाफ एक माहौल बनाया है। नहीं, लेकिन आमतौर पर ये माना जा रहा है कि भाजपा का भले जो युवा मोर्चा हो या जो संघ का जो एबीवीपी हो, ये कुछ मतलब इफेक्टिवली कहीं नजर नहीं आए पूरे मल्ले में। मुझे ये नहीं लगता कि कहीं टकराव का कोई स्कोप है। टकराव की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जनमत है देश का, वो जनमत स्पष्ट रूप से सामने ये बात कह चुका है कि भाई बाकी सब ठीक है, लेकिन देशद्रोही नारे वगैरह
ये कोई इससे कोई आंदोलन नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ है ये बहुत जल्दी पीछे छूट जाएगा और देश का छात्र और युवा वर्ग जो वो जो अपने उसमें खोया हुआ उसी में रहेगा, उसी में लगेगा, उसी करियर कॉन्शियस में पड़ जाएगा और किसी और विश्वविद्यालय में इसकी कोई आग भड़केगी या उसमें से कोई लेफ्ट का आंदोलन निकलेगा। लेफ्ट में जैसे जादवपुर में फिर रिएक्शन में हुआ या साउथ में ऐसा हुआ है, चेन्नई में हुआ, ये तो एक तरह से धारा कई जगह छोटे छोटे बिंदु तो निकले। नहीं, मेरा मानना है ये भी फुटकर घटनाएं हैं। आप देखते जाइए, अभी आने वाले समय में पश्चिमी बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। अगर इस आंदोलन का कोई असर पश्चिमी बंगाल तक गया है और लेफ्ट पार्टीज अगर वहां फिर से जिंदा होती हैं तब तो ये मानने की बात है, लेकिन जिस प्रकार से वहां तृणमूल का गढ़ बन चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये लेफ्ट फ्रंट या लेफ्ट एलिमेंट्स इससे कोई जन आंदोलन खड़ा करके और अपने पक्ष में कुछ युवा वर्ग को कर पाएंगे। इस समय देश का युवा वर्ग किसी प्रकार के झमेले में पड़ने के पक्ष में नहीं है। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।